नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। फरवरी या मार्च का महीना होगा, साल 2022 होगा और कई बड़ी पार्टियां होंगी जो रेस में होंगी। सीटें होंगी 403। तो 403 में से कौन आधे से ज्यादा ला पाता है अकेले या फिर कई जमातों को मिलाकर, तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में अगली बार इक्तदार पर कौन फाइज होगा। जी हां, 2017 में जो इंतखाबात हुए थे उसके बाद 2022 में इंतखाबात होने हैं, यानी कि अगले साल इंतखाबात होने हैं। लेकिन इस साल का जो इख्तिताम होने जा रहा है, नवंबर का महीना फिर दिसंबर का महीना, सरगर्मियां और सियासी गहमा गहमी इस कदर बढ़ गई हैं कि ऐसा लग रहा है कि बस जैसे अगले ही हफ्ते चुनाव होना हो। लेकिन यह आपको दरअसल याद कराने की कोशिश हो रही है कि देखिए, इंतखाब का वक्त आ रहा है, आपको वो मौका मिलेगा जब आपको चुनना है कि आप किसे चाहते हैं कि वो अगले 5 सालों तक आपके लिए स्कीमें बनाए, आपके लिए अच्छे अच्छे काम करे, आपके लिए सड़कें बनवा दे, आपके लिए टूटे फूटे अस्पताल अगर हैं तो उसे सही करवा दे, आपके लिए अगर अस्पताल में किसी टेस्ट के लिए स्टाफ नहीं है या मशीन नहीं है या आलेजात नहीं है या ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है तो वो लाकर रख दे, आपके लिए अगर सड़कें टूटी हैं तो वो बनवा दे, आपके लिए अगर आपके बच्चों के लिए स्कूल में टीचर नहीं है तो वहां टीचर रख दे, आपके लिए अगर कॉलेजों में वहां टीचर नहीं है, डिपार्टमेंट्स नहीं है तो वो सारा इंतजाम कर दे, आपके लिए अगर रोजगार नहीं है तो रोजगार मुहैया करा दे। यह आपको एहसास दिलाया जा रहा है कि आपको मौका मिलने वाला है 2022 के फरवरी मार्च महीने में कि आप इस बात का इंतखाब करें। अब सवाल यह पैदा होता है कि ऐसा कहने वालों में सबसे आगे किसे रहना चाहिए? जिसने आपको बहुत कुछ पहले ही दे दिया हो उसे, या जिसके कहने पर आप उसे मौका देंगे उसे? यही तय करेगा कि कौन आगे रहता है आप तक पहुंचने में, लेकिन आप कहां आगे रहते हैं किसे इक्तदार तक पहुंचाने में। अगले आधे घंटे इसी पर बातचीत। तो जैसा मैंने पहले बताया कि उत्तर प्रदेश में जो इंतखाबात होंगे वो 4 और रियासतों के साथ साथ होंगे। अकेले उत्तर प्रदेश में साल 2022 में फरवरी मार्च के महीने में इंतखाबात नहीं होने हैं। इंतखाबात उत्तराखंड में भी होंगे, इंतखाबात पंजाब में भी होंगे, इंतखाबात गोवा में भी होंगे और इंतखाबात मणिपुर में भी होंगे। लेकिन क्यों उत्तर प्रदेश को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा है? क्यों बरसर इक़्तिदार जमात इतना पसीना बहा रही है? क्यों बाकी अपोजिशन पार्टियां भी पसीना बहा रही हैं? उन्हें तो बहा नहीं है क्योंकि उन्हें रेस में रहना है, लेकिन बरसर इक़्तिदार जमात और उसके तमाम बड़े लीडर, उनका फोकस उत्तर प्रदेश पर क्यों है? उत्तराखंड पर उतना ज्यादा क्यों नहीं? पंजाब पर उतना ज्यादा क्यों नहीं? मणिपुर या गोवा पर उतना ज्यादा क्यों नहीं? क्योंकि उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली का रास्ता तय होता है। कहा यह जाता है, अब तक जो तारीख रही है कि जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया उसे दिल्ली जीतना आसान हो जाता है। मतलब जब मरकज की हुकूमत बनने की बारी आएगी और जब 2024 में आम इंतखाबात होंगे, जब आप मेंबर पार्लियामेंट चुनेंगे, जब आप सांसद चुनेंगे, उस वक्त के लिए रास्ता आसान उसके लिए हो जाता है जो पार्टी उत्तर प्रदेश जीत लेती है। यह अभी तक कही जाती रहे हैं ये बातें। तो क्या इसलिए उत्तर प्रदेश में ज्यादा जोर लगा हुआ है? क्या इसलिए उत्तर प्रदेश में दांव ज्यादा लगा हुआ है? लेकिन सबसे अहम बात तो यह है कि यह तो पार्टियों का अपना मुस्तकबिल है। अवाम के मुस्तकबिल का क्या? अवाम की ख्वाहिशात, अवाम को मिलने वाली सहूलतें, अवाम के पेट पे दाना, अवाम के बच्चों को पढ़ाई, अवाम के जो मरीज हैं उनको अस्पताल, उनको सही वक्त पर इलाज, क्या इसको मिलने वाली ये जो ख्वाहिशें हैं, क्या इस पर भी दांव लगेगा? क्या इनकी भी ख्वाहिशें दांव पर लग जाएंगी? ऐसे कई सवाल हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ होंगे डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जो तर्जुमान है बीजेपी के, मोहम्मद अब्बास जो समाजवादी पार्टी के लीडर है, हमारे साथ ऋषि मिश्रा होंगे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, और फैजान खान तर्जुमान बीएसपी। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद अब्बास जुड़ चुके हैं और ऋषि मिश्रा जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले
मोहम्मद अब्बास, आपके पास आना चाहता हूं। 2022 का आने वाला इंतखाब तो आने वाला है, अभी तो हम 2021 में हैं, लेकिन अभी से जो सियासी गहमा गहमी है, 2022 का इंतखाब समाजवादी पार्टी के लिए कितना अहम है और तैयारी कितनी पुख्ता है? मोहम्मद अब्बास को मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बोलिए। पिछले 5 साल से जी मैं सुन रहा हूं, मैं बता रहा हूं जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, बोलिए। तो समाजवादी पार्टी पिछले 5 साल से संघर्ष कर रही है, और जिस तरह से ठोको राज शुरू हुआ तिवारी जी से लेकर और ये आखिर तक मनीष गुप्ता, और जहां विकास दुबे और ब्राह्मणों पर तो एक तरह से बरछाई बिल्कुल नेस्त नाबूद करने का बीड़ा योगी सरकार ने उठा रखा था। उसके बाद 3 कृषि काले कानून और किसानों पर गाड़ी चढ़ाना, अब कोरोना काल की जो त्रासदी हुई उसमें बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, अधिकारियों ने लूट की और अवसाद में अवसर तलाश के माला माल हो गए। इंतहा तो ये हो गई, कफन चोर गैंग भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का निकला। किसी भी चीज की इंतहा होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं माने और समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। हम लगातार लोगों के बीच में है और वो संघर्ष और लगातार लोगों के बीच में रहने का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब गाजीपुर बलिया से लौटे तो रात के 4 बजे रहते 4:30 बजे लखनऊ आए और लाखों लोगों का हजूम, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस अखिलेश जी ने उसका शिलान्यास किया था, उसका फीता काटने का काम योगी सरकार ने किया। उसमें दिन में फीता काटते और रात को लाखों लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस अखिलेश यादव के साथ रात के 4:30 बजे तक उनके साथ रहते हैं। वो इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रतीक है, ये संदेश है कि बस 2022 में अखिलेश 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 है। ठीक है, ये संदेश है। ऋषि मिश्रा साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पिछले 2-3 दिनों में लगातार ऐसी तस्वीरें खुद अखिलेश यादव अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते रहे। कभी वो आरएलडी के लीडर से हाथ मिलाते नजर आ रहे, कभी राजभर जी से बातचीत करते नजर आ रहे हैं, वो तस्वीरें हमारे पास है, मैं आपको दिखाएंगे। और कभी वो जो है कृष्णा पटेल से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं, और फिर कभी संजय सिंह जो है, जो आम आदमी पार्टी के, वो ये कहते हैं कि अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है। ये तमाम तस्वीरें हमारे पास है, मैं चाहूंगा उन तस्वीरों को दिखाएं कि किस तरह अखिलेश यादव एक एक कर कई छोटी सियासी जमातों से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये क्या बता रहा है? क्या ये एक परसेप्शन को अपने फेवर में करने की कोशिश नजर आ रही है? ऋषि मिश्रा साहब। ऋषि मिश्रा को मेरी आवाज मिल पा रही है? ऋषि मिश्रा को मेरी आवाज मिल पा रही है? मेरा सवाल आपसे यह था कि ये जो एक के बाद एक अखिलेश यादव कई छोटी छोटी जमात के लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं और खुद उसकी तस्वीर भी ट्वीट कर रहे हैं, इसका क्या मकसद है? क्या वो अखिलेश यादव क्या लोगों को बताना चाह रहे हैं? ऋषि मिश्रा को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही। मैं फिर से रुख करूंगा मोहम्मद अब्बास साहब का। अब्बास साहब, जो पिछली बार यानी 2017 में जो हालात हम देख पा रहे थे, 2017 में ऐसी कुछ पार्टियां थीं जो बीजेपी के साथ खड़ी थीं, इस बार वो आपके साथ खड़ी हैं। ऐसा कैसे मुमकिन हो पा रहा है? क्या समझा दिया आपने उन्हें? भारतीय जनता पार्टी ने एक झूठा प्रचार पिछड़ों की, दलितों की पार्टियों में यह किया था कि जो है समाजवादी पार्टी के लोग पिछड़ों का हक खा गए, आओ हम पिछड़ों की सरकार बनाएंगे, पिछड़ों का मुख्यमंत्री बनाएंगे, और पिछड़ों के मुख्यमंत्री के क्या ही कैंडिडेट दावेदार घूमते रहे। हद ये हो गई कि सरकार पिछड़ों ने वोट डालकर बनवा दी, लेकिन पिछड़ों को स्टूल भी नसीब नहीं हुआ मंचों पर। उनका हक 15% लोगों ने छीन लिया, जो सत्ता के शिखरों पर सब जगह काबिज है। तो पिछड़ों के वो तमाम लोग जो जी आज वो सब लोग इकट्ठा होकर,
चाहे वो जातिगत जनगणना हो, पिछड़ों का आरक्षण हो, पिछड़ों की नौकरी का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, किसान जातियां हो, वो सब के सब अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इकट्ठा हो रहे हैं और 2022 में पूर्ण बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। 47 सीटें आई थी हमारी, लेकिन 2012 में भाजपा की भी 47 ही थी। कोई ये ना पूछे कि 312 हो गए, ये हो गए। ये तो सत्ता का परिवर्तन होता रहता, आता रहता, जाता रहता है। जैसा कर्म करोगे कर्मण्यवाधिकारस्य ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पे आधारित है। अखिलेश यादव जी कर्म वीर है, महावीर है और उन्होंने साबित करा है कि हमने कर्म करके चाहे 50 लाख पेंशन देने का। ठीक है, मैं डॉक्टर कौशल कांत के पास जाना चाहूंगा। बीजेपी के तर्जुमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। डॉक्टर कौशल कांत, क्या 2022 का आने वाला जो चुनाव है वो बाइपोलर होने जा रहा है? अखिलेश बनाम योगी। जिस तरीके से विपक्षी दलों में खलबलाहट है, हड़बड़ी मची हुई है, लोग एक दूसरे से अपनी सीट शेयरिंग और मेलजोल बढ़ा रहे हैं। अभी हमें ये पता चला कि मतलब ये समझ लीजिए कि बाइपोलर तो होना तय है। क्यों? क्योंकि और किसी को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, लिमिटेड मुद्दे हैं। उसी मुद्दे पे एक हम अगर फ्री बात करें तो एक मुस्लिम वोट बैंक का तुष्टीकरण एक तरफ रखा जाए तो जितने भी लोग मुस्लिम तुष्टीकरण वाले हैं वो सब एक तरफ आना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो अलग अलग लड़ेंगे तो मुस्लिम तुष्टीकरण वो नहीं कर पाएंगे और यही वजह है कि सारे लोग एक तरफ आ रहे हैं। और तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ मुसलमान किसी को जिता सकते हैं? क्या बोल रहे हैं जी? क्या आपको लगता है कि सिर्फ मुसलमान किसी को जिता सकते हैं? नहीं, ये कंफ्यूजन हमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। हम तो सीधे साधे आदमी है। हमारा ये मानना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमारी कोई भी पॉलिसी, कोई भी नीति, राज्य में लागू होने वाली कोई भी योजना किसी भी जाति और धर्म विशेष के लिए नहीं है, वो वहां के आम नागरिक के लिए है। लेकिन जिस तरीके से ये लोग छोटी तो क्या वो पार्टियां, ठीक है, आप बोलिए उसके बाद मैं सवाल करूंगा। जो भी पार्टियां आप देख लीजिए, हाँ। वो सिर्फ एक परिवार निहित पार्टियां हैं। चाहे सपा देख लीजिए, चाहे बसपा देख लीजिए, चाहे आरएलडी देख लीजिए, जो भी बाकी की पार्टियां हैं, चाहे राजभर की पार्टी देख लीजिए, कोई भी पार्टी देख, इवन कांग्रेस को देख लीजिए, ये लोग जितनी भी पार्टियां ये परिवारवाद से ऊपर नहीं उठ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी देश को परिवार मानती है और देश और प्रदेश के नागरिकों को उसका परिवार का मेंबर मानती है और हम उनके लिए काम करते हैं। ठीक है, कभी ऋषि मिश्रा साहब काफी मुस्कुरा रहे हैं, उनसे कुछ आंकड़े हैं शायद वो बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। ऋषि मिश्रा साहब क्या कहना चाहते हैं, आप बोलिए। देखिए, कौशल कांत जी जो है नए प्रवक्ता बने हैं, वो हमारे जैसे पत्रकार को गुमराह नहीं कर सकते हैं। मैंने पहला सवाल जो है, इन्होंने अन्य पॉलिटिकल पार्टी पर आरोप लगाया, उनका आरोप सही है, लेकिन भाजपा में भी ये बात सही है कि एक ही आदमी डिसीजन ले रहा है और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। 3 दिन पहले जो किसान बिल को बैक किया गया है, इनसे पूछ लीजिए कैबिनेट की बैठक कब हुई थी। कोई भी बिल लाने से पहले या बिल को हटाने से पहले कैबिनेट की बैठक होती है और प्रधानमंत्री जी सुबह में 9 बजे आते हैं और कहते हैं कि तीनों कृषि कानून वापस हम ले रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े डिसीजन लेने से पहले प्रधानमंत्री ने पूरे कैबिनेट को कॉन्फ्रेंस पे लिया, कैबिनेट की बैठक कब हुई? तो वर्तमान सरकार में जो प्रधानमंत्री है हमारे मोदी साहब, वो स्टेटमेंट्स की तरह है, वो खुद डिसीजन लेते हैं, कैबिनेट का सलाह भी नहीं लेते हैं। तो ये कहना कि समाजवादी पार्टी में हमारे आज के डिबेट से ये कैसे मेल खा रहा है? हमारा आज का टॉपिक ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में 2022 में बाइपोलर कॉन्टेस्ट होने जा रहा है? मैं उस पर जवाब देता हूं। हमारे यहाँ पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्ट्रक्चर की तरह काम करता है और जो उसका अध्यक्ष होता है, जो उसका लीडर होता है, वो सारी बातें और चीजों को समझ करके चीजों को करता है। आपको नहीं पता चला? ये आप बात करते हैं। हमारे यहाँ सारे कैबिनेट की बैठक कब हुई है? शेष भारत, कैबिनेट की बैठक कब हुई है? पलायन करताओं को बाहर करो। जहां तक आज के डिबेट का सवाल है, चलाए बाइपोलर चुनाव होगा, पलायन करताओं को बाहर करो। अब्बास साहब थोड़ा रुक जाइए। हाँ, ऋषि बोलिए। ऋषि का देखिए जी, वर्तमान जो आपका डिबेट का जो इशू है, यदि उसमें मैं कहूँ उत्तर प्रदेश में बाइपोलर चुनाव होगा तो बीजेपी के लिए राह आसान नहीं होगा। बीजेपी के लिए राह तभी आसान होगा जब ये चुनाव ट्रायंगुलर या फोर्थ कॉर्नर चुनाव होगा, तभी बीजेपी के लिए राह आसान होगा। कौशल कांत जी जो कह रहे हैं कि बाइपोलर चुनाव है, बाइपोलर चुनाव होगा तो बीजेपी के लिए राह आसान नहीं होगा।
ठीक है, अब मैं जानना चाहता हूं बीएसपी के तर्जमान फैजान खान साहब के पास। फैजान खान साहब, अभी आपने बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को भी सुना, अभी आपने पॉलिटिकल कमेंटेटर जो हमारे साथ है ऋषि मिश्रा साहब, उनको भी सुना। मुझे ये बताइए, 2022 के इंतखाब में क्या बीएसपी को भी ये लग रहा है कि 2022 का इंतखाब बाईपोलर होने जा रहा है, यानी कि आदित्यनाथ बनाम अखिलेश और उनके साथ के पार्टियां, बीएसपी किधर है? ये जो लड़ाई दिखाई जा रही है वो दिखाई इसी बात की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, इन लोगों में दोनों ही पार्टियां एक ही तरह की पार्टी है, इनमें कोई भी अंतर नहीं मैं देख पाता हूं, क्योंकि इनके विचार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, वो हिंदुत्व को एक लाइन लेके चलती है, और समाजवादी पार्टी पे भी आप देखते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण का जो एक राजनीति लगता है, तो ये दोनों ही पार्टियां जातिवाद को लेकर चलती है। लेकिन ब्राह्मण सम्मेलन आप खूब कर रहे हैं एक के बाद एक, धन ब्राह्मण सम्मेलन हम लोग ये बता रहे हैं। अब आदरणीय बहन जी, चाहे वो हिंदू समुदाय हो या मुस्लिम समुदाय हो या सिख हो या ईसाई हो, हम सबके आस्था का सम्मान करते हैं और देश के संविधान के हिसाब से देश को, प्रदेश को चलाना चाहते हैं। हम किसी का भी अपमान नहीं करते और एक दूसरे पे कटाक्ष नहीं करते। आप एक स्टेटमेंट आदरणीय बहन जी का दिखा दीजिए जिससे आपको ये लगे कि एक पर्टिकुलर जाति को बढ़ावा मिल रहा है। हम कभी भी ऐसी बातें नहीं करते हैं। चुनाव को जातिवाद के चुनाव नहीं जीतते हैं, न लड़ते हैं। आप समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को बोलने दीजिए। हाँ, ये जिन्ना पे लेके आएंगे चुनाव को, भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान पे लेके आती है, तमाम तरह के तरीके। आप किसानों का मुद्दा देख लें, वहां पे खालिस्तानी कहा गया, किसानों को क्या क्या नहीं कहा गया। समाजवादी पार्टी भी वही हाल करती है। हम सीधा साधा ये बात पूछना चाहते हैं, क्या आप आस्था का, हर धर्म का सम्मान करते हुए देश के संविधान पे प्रदेश को नहीं चला सकते हैं? एक सवाल है, क्या 2022 का यूपी का चुनाव बाईपोलर होने जा रहा है या नहीं? आपको क्या लगता है? बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अपने आप को देख ले कि कौन दूसरे पे है, कौन तीसरे पे। कांग्रेस का नाम नहीं लिया आपने? कांग्रेस तो चौथे पे है। अच्छा, उससे कोई समझौता तो नहीं हो रहा आपका? हमारा समझौता ऑलरेडी हो चुका है भाई साहब। हम उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हमारा गठबंधन हो चुका है। ये डायलॉग बहुत नया नया लगता था जब पहली बार सुनने में आता था, अब तो थोड़ा रिपीटिशन हो रहा है इसका। बहरहाल हम कौशल कांत जी के पास। कौशल कांत जी, बीएसपी का दावा है कि आवाम के साथ समझौता हो गया है, आप कहां जाएंगे? नहीं। और आप कुछ कहना चाहते थे? जी हाँ, मैं कहना ये चाहता था, इन्होंने बेसिक फंडामेंटल की बात की। इन्होंने ये कहा भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। वहीं बहुजन समाज पार्टी का नारा याद किया जाए, तिलक तराजू और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। कष्ट होता है ये नारा आप जनता का ना लें। अगर जनता का नारा लेंगे तो बहुत पछताएंगे। भारतीय जनता पार्टी ये नारा देते हुए सबका साथ, सबका विकास कर दिया, पूरे देश का सर्वनाश 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 बहुजन समाज पार्टी का है। और इसी नारे पे चल करके इसके बाद का नारा जो आपका था, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगे की हाथी पर, यही तो समाजवादी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा डर है कि कहीं बहुजन समाज पार्टी आ गई तो जो आप लोग अपने केसेस खुद हटा ले रहे हैं वो सबकी जांच होगी। अच्छा, मैं अब्बास साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? समाजवादी पार्टी, जी अब्बास साहब, वक्त कब रह गया? देखिए, इख्तिसार के साथ। उत्तर प्रदेश पर गुजरात बनाम शेष भारत की लड़ाई चल रही है। उत्तर प्रदेश में गुजरात बनाम शेष भारत की लड़ाई चल रही है। गुजरातियों ने तमाम देश की संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा कर लिया है, तमाम यथा संपत्ति पे कब्जा कर लिया है। और उत्तर प्रदेश की बदनसीबी, बदकिस्मती और बुरा वक्त कि उत्तराखंड से पलायन करता हुआ एक व्यक्ति आकर यहां प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है। 25 करोड़ की आबादी में 25 करोड़ की आबादी के बेटे उत्तर प्रदेश का नेतृत्व नहीं कर पा रहे। शर्म करने की बात है। इसलिए अब आपको उत्तर प्रदेश के लोग शर्मसार महसूस कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के बेटे मिलकर उत्तर प्रदेश के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उत्तर प्रदेश की बेटियां उत्तर प्रदेश के भाई को मुख्यमंत्री बनाएंगी, बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। मैं ऋषि मिश्रा आपके पास आना चाहता हूं। मुझे सिर्फ ये समझा दीजिए, आपने ऐसा क्यों कहा? ऋषि मिश्रा, आपने ऐसा क्यों कहा कि बाईपोलर होगा तो बस इख्तियार जमात को नुकसान होगा? देखिए, मैं बाइपोलर इसलिए मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी यह प्रयास में है कि गैर यादव ओबीसी जो पिछले बार
बीजेपी के साथ चली गई थी, गैर जाटव दलित जो पिछले साल बीजेपी के साथ चली गई थी, उसको कहीं ना कहीं यदि बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती जिस प्रकार से निष्क्रिय है, मायावती जी उतनी एक्टिव नहीं है, तो हो सकता है कि जो जाटव है, गैर जाटव वोट है या पिछड़ों में देखिए केशव प्रसाद मौर्य जो है बीजेपी में लड़ाई चल रहा है, पूर्वांचल हम लोग मीडिया मैनेजमेंट नहीं करते, हमारा काम जमीनी स्तर पर होता है। आपको मैं बता दूं 2007 में जब बहुमत की सरकार बनाए थे, अब भी मीडिया यही कहते हैं ये दिख नहीं रहे हैं। चलिए ठीक है, देखिए मेरे पास सिर्फ 50 सेकंड रह गए, प्लीज। अच्छा वो भी अब नहीं रहा, अब वो भी नहीं रहा। चलिए ठीक है, अभी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान तक नहीं हुआ है, हम लोग फिर बार बार मिलेंगे, बैठेंगे। अभी बाईपोलर पे चर्चा चल रही है, पता नहीं फिर आगे जाके कुछ और पोल बन जाए या बाईपोलर ही रह जाए। बहुत शुक्रिया वैसे आप लोगों का इस खास प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।